नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से वैदिक सभ्यता से संबंधित जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसका अध्ययन करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग चैप्टर 1 के अंतर्गत प्राचीन भारतीय इतिहास के क्या स्रोत हैं उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किए थे। उसके बाद चैप्टर 2 के अंतर्गत सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनता था उसका भी अध्ययन किए। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। हम लोग कम समय में अधिक प्रश्नों का यहाँ पे अध्ययन करने का प्रयास करेंगे और कम समय में अधिक जानकारी प्राप्त इस वीडियो के माध्यम से लिया जा सकता है। तो चलिए एक एक करके वैदिक सभ्यता से रिलेटेड जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। वैदिक सभ्यता जिसे दो भागों में विभाजित किया गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल की जो काल अवधि है वह 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व मानी जाती है और उत्तर वैदिक काल की जो कालावधि है वह 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। ऋग वैदिक काल में जो समाज था 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। ब्राह्मण पहला था, जो कि वर्ण के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर इसे विभाजित किया गया था। तो पहला अंतर्गत है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और चौथा है शूद्र। तो ब्राह्मण कहा जाता था कि परम पिता जो परम पुरुष थे उनके मुख से ब्राह्मण जाति का निर्माण हुआ है और व्यवसाय के आधार पर इसकी व्यवस्था की गई थी। उसके बाद क्षत्रिय कहा जाता था कि परम पिता के बाजू से, भुजाओं से क्षत्रिय का निर्माण होता है। उसके बाद वैश्य उसके जांघों से और शूद्र उसके पैरों से निर्माण किया गया है। यह वर्ण व्यवस्था उनके व्यवसाय, उसके काम काज के आधार पर ऋग्वैदिक काल में किया गया था। उसके बाद ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद में 10 मंडलों की व्यवस्था की गई है और जिसमें पुरुष सूक्त के आधार पर यह जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसका व्यवसाय के आधार पर विभाजन किया गया था। ऋग्वैदिक काल में 10 राज्य युद्ध हुआ था और इस युद्ध की चर्चा ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। उसके बाद उत्तर वैदिक काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति प्रिय देवता हो गया था, यानी कि इंद्र के स्थान पे प्रजापति को प्रिय देवता के रूप में माना जाने लगा था। राजसूय यज्ञ का प्रचलन इस उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हो गया था, यानी कि राजाओं का जब राज्याभिषेक किया जाता था उस समय राजसूय यज्ञ के द्वारा उनका राज्याभिषेक किया जाता था। तो उत्तर वैदिक काल में राजसूय यज्ञ का प्रचलन था। गोत्र संस्था, यानी गोत्र एक संस्था थी, उसका जन्म इस उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था और उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा के नाम से, यानी कि सिरा उपनाम के साथ जाना जाता था। यानी सिरा कहने का अर्थ हो गया कि यह हल हो गया और हल की जो रेखा होती थी, हल रेखा, वह सीता के रूप में जानी जाती थी। और मुद्रा, उत्तर वैदिक काल की मुद्रा निष्क और शतमान थी। इसकी मुद्रा यानी जो करेंसी थी वह निष्क और शतमान के रूप में जानी जाती थी। कौशाम्बी नगर में उत्तर वैदिक काल के ही समय में कौशाम्बी नगर में पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। प्रमाण उत्तर वैदिक काल के कौशाम्बी नगर से पकी हुई ईंटों का प्रमाण मिला है। इससे स्पष्ट होता था कि उत्तर वैदिक काल के कौशाम्बी नगर में पकी हुई ईंट के द्वारा घर का निर्माण या तो जो भी अन्य चीज़ें हैं उसका निर्माण पकी हुई ईंटों के द्वारा किया जाता था। उसके बाद आगे है कि ऋग्वेद काल जो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व है, इस वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक काल का जो 1000 से 6000 ईस्वी पूर्व है, तो यह जो वैदिक सभ्यता है 2 भागों में विभक्त किया गया था। तो इस वैदिक सभ्यता का निर्माण आर्यों के द्वारा किया गया था, यानी कि वैदिक सभ्यता का मूल लोग आर्य माने जाते हैं। यानी आर्यों के द्वारा वैदिक सभ्यता का निर्माण हुआ और इस सभ्यता, आर्यों के द्वारा जो सभ्यता का निर्माण किया गया वह ग्रामीण सभ्यता के रूप में जानी जाती थी। आर्यों की भाषा, उस समय की जो वैदिक सभ्यता की भाषा थी, आर्यों की जो भाषा थी,
वह संस्कृत थी और इसकी प्रशासनिक इकाई बढ़ते क्रम में कुल, ग्राम, 20 जन और राष्ट्र कहलाता था। यानी सबसे छोटी इकाई कुल, उसके बाद बड़ी ग्राम, फिर इसके बाद 20 और उसके बाद जन, और सबसे बड़ी ग्राम की जो प्रशासनिक इकाई होती थी वह राष्ट्र कहलाती थी। ग्राम के मुखिया को प्रश्न पूछा जाता है कि ऋग वैदिक काल में या तो फिर वैदिक काल में ग्राम के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है। तो ग्राम के मुखिया को ग्रामिणी के नाम से जाना जाता है, और 20 के प्रधान को, यानी कि यह जो 20 हो गया, इसके प्रधान को विस्पति कहा जाता है, और जन का शासक राजन के रूप में जाना जाता था। आगे है कि आर्यों के द्वारा पेय पदार्थों के रूप में सोम रस का प्रयोग किया जाता था, और यह प्राकृतिक वस्तुओं से, प्राकृतिक चीज़ों से सोम रस तैयार किया जाता था। यानी पेय पदार्थ के रूप में सोम रस, और इनका आर्यों का व्यवसाय पशुपालन और कृषि मुख्य रूप से था। पशुपालन करके जीविका यापन करते थे, उसके बाद कृषि की भी व्यवस्थाएं हो गई थी, कृषि के आधार पे व्यवसाय करते थे। और मनोरंजन के रूप में संगीत, रथ दौड़ और घुड़दौड़ था। प्रिय पशु, आर्यों का प्रिय पशु उस समय घोड़ा था, और प्रिय देवता इंद्र के रूप में जाना जाता था। लेकिन इंद्र के स्थान पे प्रजापति का भी प्रचलन हो गया था। इंद्र के स्थान पे प्रजापति को प्रमुखता दी जाने लगी थी। आगे है, खोजी गई धातु में आर्यों के समय में, यानी कि आर्य के लोगों के द्वारा वैदिक सभ्यता में धातुओं की खोज हो चुकी थी, और वह धातु थी लोहा, जिसे श्याम अयस के रूप में जाना जाता था। लोहा जिसे श्याम अयस कहेंगे, और तांबे को लोहित अयस के रूप में जाना जाता था। लेन देन में वस्तु विनिमय जो एक्सचेंज होता है, उस प्रणाली को अपनाई गई थी। उसके बाद आर्य की जो सभ्यताएं थी, ग्रामीण सभ्यताएं होने के बावजूद इसका जो समाज था पितृसत्तात्मक था, यानी कि प्रीति प्रधान, यानी कि पिता प्रधान होते थे उस समाज के। और इसकी इकाई, यानी कि समाज की जो सबसे छोटी इकाई होती थी वह परिवार, यानी कि कुल कहलाता था, और मुखिया इसका पिता होता था, जिसे कुलप के रूप में जाना जाता था। उसके बाद महाकाव्य की चर्चा कर लें वैदिक काल में ही, तो सबसे प्रमुख महाकाव्य 2 थे, वह थे महाभारत और रामायण। और महाभारत का पौराणिक नाम, सबसे पुराना नाम जय संहिता के रूप में जाना जाता है, और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत ही, यानी कि जय संहिता को ही जाना जाता है। उसके बाद और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि दर्शन और प्रवर्तक, यानी कि किस दर्शन के कौन प्रवर्तक है, उसको भी पूछा जाता है। तो चार्वाक है, चार्वाक, इस दर्शन के प्रवर्तक यानी कि प्रणेता चार्वाक है। योग दर्शन के पतंजलि, उसके बाद सांख्य दर्शन के कपिल, उसके बाद न्याय दर्शन के गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा वादरायण, और वैशेषिक दर्शन कनाद, जिसे उलूक के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद उपनिषद, इसकी भी संख्या हम लोग समझ लें। अंततः उपनिषद की संख्या 108 है, पुराण महापुराण भी इसे कह सकते हैं, इसकी संख्या 18 है, और वेदांग की संख्या 6 है। तो इस प्रकार से वैदिक सभ्यता से रिलेटेड जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे, कम समय में हम लोग अधिक प्रश्नों का यहाँ पे अध्ययन करने का प्रयास किए। बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही प्रश्नों का समाधान करने के लिए उपस्थित थे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।